हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, करदम सरी गारंटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 12th ज्योग्राफी की बुक सेकंड भारत लोक और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये बेस्ड ऑन है सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इंडिया मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये इसको क्वेश्चन तो इसमें आते आते हैं, साथ में मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन टॉपिक्स जो हैं, एक है खनिज संसाधन क्या है, उनके परिचय और प्रकार। नंबर 2 भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ। नंबर 3 लौह खनिजों जैसे लोहा मैगजीन तथा अलोह खनिजों बॉक्साइट तांबा, और या ये तो धात्विक हो गए, दोनों धात्विक खनिज हैं। और एक है अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक है, इनका वितरण किस प्रकार है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे नाभिकीय है, सौर पवन, ज्वारीय, तरंग, भूतापीय, जैव ऊर्जा आदि। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इसमें खनिज संसाधनों का संरक्षण, और इससे अदर रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे हम। तो शुरू करते हैं चैप्टर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले बात करेंगे खनिज संसाधन की। संसाधन जानते ही हो, मैंने पहले बताया था, ये इंग्लिश में से रिसोर्सेज बोलते हैं, या वे बहुमूल्यमान वस्तु जो हमारे बहुत कामयाब होती हैं या काम की होती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब है खनिज संसाधन। खनिज का मतलब क्या है? खनिज जो वे प्राकृतिक पदार्थ जो हमें पृथ्वी की गहराई की से खुदाई के बाद प्राप्त होते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना विशेष भौतिक और रासायनिक गुण होता है, यानी कि हर एक खनिज जो है वो एक अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी लिए होता है। खनिज यानी कि जो खान से निकले, यानी खुदाई से निकले, ठीक है भाई, वे वस्तु। भारत में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और अच्छी गुणवत्ता या क्वालिटी वाले खनिज कम मात्रा में मिलते हैं, जबकि कम गुणवत्ता वाले खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है खनिज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। खनिज को हम, अब आता है खनिज का प्रकार। खनिज को 2 प्रकार में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक धात्विक और नंबर 2 अधात्विक खनिज। धात्विक में लोह और अलोह, यानी कि लोहे वाले और अलोह। लोह वाले कौन से हैं? जो एक तो लोहा ही होगा, आयरन यानी आयरन, और दूसरा मैग्नीज, और एलोह हैं, ठीक है भाई। अधात्विक में हम 2 भागों में बांट सकते हैं इसे। एक ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोल पदार्थ, प्राकृतिक गैस आदि, और जो दूसरा अधात्विक का हम जो जैसे माइका, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, अभ्रक इत्यादि को हम, जो माइका अभ्रक एक ही बात है, इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रमुख खनिज पेटियां या प्रमुख भारतीय खनिज क्षेत्र। ये 3 नंबर में आया था अक्सर कई बार, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी मुख्यतः 3 पेटियां हैं, या 3 पेटी का मतलब है कि जो एक जगह दूसरी जगह तक लंबाई में पृथ्वी के नीचे तो जाती हैं, तो उन्हें पेटियां बोलते हैं। जैसे नंबर 1 उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र। इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुजरात और राजस्थान है। इसमें प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तांबा है, जिंक है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का मतलब है डीजल, पेट्रोल वगैरह, बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, जिप्सम है इत्यादि। नंबर 2 दक्षिणी पश्चिमी पठार क्षेत्र है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं गोवा, कर्नाटक और समीपवर्ती तमिलनाडु और केरल। प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं यहाँ पे? लोहस, मैग्नीज, चूना पत्थर, बॉक्साइट, मोनाजाइट और थोरियम इत्यादि। नंबर 3 है उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र। इसमें छोटा नागपुर, झारखंड जो प्रमुख क्षेत्र है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो यहाँ प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? अभ्रक यानी कि माइका, कोयला, मैग्नीज, लोहस और बॉक्साइट आदि। एक और हालांकि हिमालय पेटी है, जिसे हिमालय पट्टी कहते हैं, या हिमालय पट्टी कहते हैं, पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में है ये। यहाँ तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, रंगरत्न और खनिज तेल आदि मिलते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनके नाम लिखने हैं। मैंने 3 है ये, उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी पठार क्षेत्र और उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, ये नाम लिखने हैं। इनके प्रमुख क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक हैं?
और यहाँ का क्या क्या मिल सकता है खनिज पदार्थ, उनको आप लिख सकते हैं। बस काम खत्म। ठीक है भाई। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो है प्रमुख खनिज जो हैं, प्रमुख खनिज ये मैंने बताया था कि मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने अभी ऊपर बताई दिए कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। और इनका एक और ये ध्यान रखना कि आपको इन्हें कौन कौन सी किस्में हैं। जैसे कोयला है, जैसे कोयला के 4 प्रकार है, जैसे लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, पीट है। तो ऐसे ही जो है और भी हैं, या इनके नाम और दूसरे नामों से क्या क्या कहते हैं, इन्हें किस काम में लाया जाता है, उन्हें खनन क्षेत्र प्रमुख रूप से कहाँ पे है, स्पेशली कहाँ पे है ज़्यादा है, तो ये टॉप मोस्ट कहाँ पे है। तो आप जो ये आप इनको ये बुक से पढ़ लेना, इसमें वीडियो में देना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इसे पढ़ लेना। ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा आता नहीं है, 1-2 के लिए आता है, वो आप पढ़ लेना, तो आप लिख दोगे उसको। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भारत में खनिजों का असमान वितरण। भारत में खनिजों का असमान वितरण क्यों है? ये जानते ही हो कि कहीं तो खनिज है ही नहीं और कहीं खनिज बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है, नंबर 1, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर 2, कोयला लगभग 97% दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी घाटी मिलता है। नंबर 3, पेट्रोलियम पदार्थ असम, गुजरात, मुंबई हाई तथा कृष्णा, गोदावरी व कावेरी के बेसिन में ज़्यादा मिलते हैं। और खनिज की 3 पेटियां मैंने बताई दी हैं, कौन कौन सी हैं? उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी पठार क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र, इसकी प्रमुख खनिज पेटियां। ठीक है भाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप मेरे ख्याल से कर दोगे जैसे भी आए, चाहे आप इसे ब्लड पॉइंट में लिखो, चाहे पैराग्राफ में लिखो, ये आपकी इच्छा होगी। 3 नंबर ज़्यादा इसमें आता नहीं है। एक है इसमें ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट है इसमें ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें हर चीज़ के लिए तो ऊर्जा चाहिए, आजकल एनर्जी की ज़रूरत है। तो ऊर्जा की ज़रूरत जो है कृषि में, उद्योग में, परिवहन में और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहने से ऊर्जा के परंपरागत व समाप्त होने वाले स्रोत हैं, जबकि सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि असमाप्य व गैर परंपरागत स्रोत हैं। यह अपरंपरागत स्रोत है। तो यानी कि 2 प्रकार के हो गए, परंपरागत और अपरंपरागत या गैर परंपरागत, या समाप्य और असमाप्य। समाप्य का परंपरागत का मतलब है जिनको हम पहले से यूज करते हैं लगातार और वे धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। और समाप्य का मतलब वही है कि समाप्य में समाप्त होने वाले हैं, आप जानते हो। असमाप्य का मतलब जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, ऐसी संभावना है। और वे लेकिन वे गैर परंपरागत हैं या अपरंपरागत हैं, उनका हम यूज नहीं करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो दोनों के बारे में समझ लो। ऊर्जा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बताइए। तो इसमें अंतर आ जाता है। तो या इसमें हेडिंग में भी पूछ ले तो आप इसको लिख सकते हो। मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको। पहले परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करेंगे। नंबर 1, ये समाप्य हैं। समाप्य का मतलब भविष्य में खत्म होने वाले हैं, और ये अनवीनीकरणीय हैं। ठीक है भाई, यानी कि इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। नंबर 2, इन साधनों का जो वितरण है बहुत असमान है। जो है इनका वितरण बहुत असमान है। नंबर 3, ये साधन या जो स्रोत हैं जहाँ से मिलते हैं पर्यावरण अनुकूल नहीं है। जहाँ हमें अगर यूज करते हैं तो पर्यावरण अनुकूल नहीं है, बल्कि पर्यावरण के ये विपरीत काम करते हैं। अर्थात पर्यावरण प्रदूषण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल पदार्थ मतलब वही पेट्रोल, डीजल वगैरह, और प्राकृतिक गैस है या नाभिकीय ऊर्जा है। ये सब क्या है? ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए भविष्य में अगर ये धीरे धीरे से हम यूज करते रहे तो इनका जो नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा। भविष्य की पीढ़ी को ये नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, ये भविष्य में ना समाप्त होने वाले हैं, यानी कि असमाप्य हैं। ये नवीनीकरणीय हैं, ये लगातार जो नए बनते रहते हैं, नए होते रहते हैं। नंबर 2, ये परंपरागत के मुकाबले अधिक समान रूप से वितरित हैं। ज़्यादातर ये इक्वली सबको मिल जाते हैं। ये ऊर्जा के स्वच्छ साधन में पर्यावरण हितैषी हैं, यानी कि इनसे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा, जैसे सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन से बनाई ऊर्जा, जल ऊर्जा,
भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय मतलब है जो ज़मीन के अंदर से जो टेम्परेचर है, तो उससे हम इसे बनाते हैं। ज्वारीय व तरंग ऊर्जा, यानी कि जो समुद्र में ज्वार आता है, पानी भी एक साथ बाहर आता है, तो उसको हम ज्वार बोलते हैं, उससे ज्वारीय या तरंग ऊर्जा कहते हैं उसे। और एक जैव भार, जैव भार का मतलब बायोमास। बायोमास का मतलब क्या है कि मतलब वनस्पतियों के या पशुओं के या सीवेज के, उनके जो बाई प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो उनका मतलब खराब मटेरियल है, तो जो गोबर है वगैरह है, तो या पेड़ पत्तों की पत्तियां हैं, या उनका शहरों में सीवर निकलता है, उसका सीवर का जो सीवेज निकलता है, तो उससे जो ये इसे बोलते हैं बायोमास, तो उससे ऊर्जा बन जाती है, उसे जैव ऊर्जा बोलते हैं। ये गाँव के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसका प्लांट लगता है, ये हालांकि बहुत ही फायदेमंद है, पूरा गांव इससे रोशन हो सकता है और इसके प्लांट लगा दिए जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक जैव ऊर्जा ही है। तो जैव ऊर्जा क्या है? जैव ऊर्जा नंबर 1, इसको जैविक उत्पाद, जैविक उत्पाद का मतलब है कृषि अवशेष, सीवेज का अवशेष व औद्योगिक अपशिष्ट से इसे प्राप्त होता है। नंबर 2, यह पर्यावरण के अनुकूल है। नंबर 3 है ग्रामीण जीवन के आर्थिक जीवन को बेहतर बनाएगा, और जो है ये जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता को हटाएगा। जो लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब हम पेड़ों को काट रहे हैं, और आप जानते हो पेड़ों काटने का मतलब है कि हमको हमारा भविष्य खुद ही अपने हाथ से काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें नंबर 3, शहरी क्षेत्रों के विशाल मात्रा में निकलने वाले अपशिष्टों का, किससे अपशिष्ट कहाँ निकलने हैं? सीवर से। तो या घरों से जो कूड़ा करकट निकल रहा हमारा, तो अपशिष्टों का उचित निपटान भी हो जाएगा। जबकि ये क्यों जानते हो कि शहरों का जो सीवर है या उनका कूड़ा करकट है, उसका निपटान भी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? ये असमाप्य ऊर्जा स्रोत है ये भी। और ये नंबर 2, पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा बदलते हैं, यानी कि बड़े बड़े टरबाइन लगा देंगे, बड़े बड़े पंखे से लगा देते हैं जो खुले मैदान में, और उनसे ये हवा को, जो उनकी पवन की गतिज ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। संभावित पवनों, पछुआ व मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत में यहाँ प्रयोग करते हैं। भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये बिल्कुल अनुकूल हैं, और यहाँ पे यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वे बिल्कुल अनुकूल है पवन ऊर्जा के लिए, तो वहाँ पर पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में, नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोत बताइए या क्षेत्र बताइए। मैं बता रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन में आया हुआ 5 नंबर में आया था ये, तो इसको आप ध्यान रखना, एक बार सीबीएसई में आया हुआ। नंबर 1 सौर ऊर्जा, अपरंपरागत पूछा, ध्यान रखना, पेपर में ध्यान रखना कि परंपरागत पूछा है या अपरंपरागत पूछा, आपको उसी के हिसाब से उत्तर देना है। नंबर 1 सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य की किरणों को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, और इससे हमें क्या है लगातार जो मिल जाती है, जैसे कुकर है, हीटर है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, या लैंप है, तो इनमें हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये भारत के पश्चिमी भाग, गुजरात, राजस्थान, इसमें ये काफ़ी सक्सेस है। नंबर 2 पवन ऊर्जा, पवन से इसे बनाते हैं, मैंने जैसे बताया राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ये बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। नंबर 3 ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में आने वाले ज्वार से इसे बनाते हैं। भारत के पश्चिमी तट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए, हालांकि पूर्वी भी है, लेकिन पश्चिमी तट पे ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। नंबर 4 भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर से जो प्राप्त ऊर्जा है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा सक्सेस है। नंबर 5 जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा क्या है? कृषि उत्पाद है, पशुओं के मलमूत्र से, ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर कामयाब हो सकती होती है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम इन्हें लगा तो लें, हम जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं हम उनका ना इस्तेमाल करें, पेट्रोल का या कोयले का या इनका हम इस्तेमाल ना करें। लेकिन सवाल यह है कि वो एक तो हमें इजीली मिल जाते हैं, इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं, दूसरा जो वो सस्ते पड़ जाते हैं। तो लेकिन अब सवाल यह है कि ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत महंगे हैं और परंपरागत सस्ते हैं, तो हम इनका इस्तेमाल क्यों करें? अब हमें ऐसी पॉइंट बताओ आप, या ऐसे बताइए, पेपर आता है कि अपने विचार दीजिए कि ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत महंगे हैं, तो फिर भी हम इनका इस्तेमाल क्यों करें? तो आपको इसका उत्तर है, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो। ये
आप देख सकते हैं ऊर्जा के प्रमुख स्रोत महंगे तो हैं परंतु ज़्यादा लाभदायक है और लंबे समय चलने वाले हैं। शुरुआत में इनको स्थापित करने में खर्चा अधिक जरूर आता है परंतु ये ज़्यादा बेहतर है। किसके मुकाबले? पर्यावरण के उससे जो हमें हानि हो रही है, जो हमें शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य में परेशानी हो रही है, उससे बचने के लिए ये ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त है। पवनों की गति को टरबाइन से विद्युत ऊर्जा बदल देते हैं, तो इसमें कहाँ प्रदूषण हुआ। नेक्स्ट है सौर तापीय औद्योगिक, सौर तापीय ऊर्जा जो है औद्योगिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा बिजली खर्च हो गया इसमें, तो इसमें हम सौर का लगाते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, फोटोवोल्टाइक सेल लगाए देते हैं और उस जो सूर्य किरणों को एब्जॉर्ब करता है और उस ऊर्जा को वो काम चेंज करता है, सूर्य ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो बहुत ये भी आसान है लेकिन थोड़ा महंगा तो है। जैव ऊर्जा को नेक्स्ट है, जैव ऊर्जा को जैविक उत्पादों से प्राप्त करते हैं, वो जब भी बेकार जाना। यह ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद लाभकारी है। भूतापीय ऊर्जा में पृथ्वी के गर्भ से जो मैग्मा निकलता है उस समय जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो आप जो है इसको तो ऊपर आप देख सकते हैं कि उपरोक्त कारणों से, उन पॉइंटों से ये पता चलता है कि ऊर्जा का प्रदर्शन महंगे जरूर हैं मुकाबले में परंपरागत के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। एक टॉपिक है आपका भारत की नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। भारत की नाभिकीय ऊर्जा परियोजना क्या है? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो 1948 में किया गया जब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद जो 1954 में 1954 में त्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान बनाया गया। उसके बाद जो 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बनाया गया, BARC जिसे बार्क बोलते हैं, ये बनाया गया। और हमारी बहुत सारी नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इसमें जैसे नंबर 1 सबसे पहले तारापुर में लगा, महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र। नंबर 2 रावत भाटा राजस्थान में। नंबर 3 कलपक्कम तमिलनाडु में। नंबर 4 नरोरा उत्तर प्रदेश में। नंबर 5 केगा कर्नाटक में। और नंबर 6 काकरपाड़ा गुजरात में। इसके सिवा भी और भी हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। और इसके बाद बाकी जो आप इसमें किताब में देख भी लोग है। अब जो एक टॉपिक है आपका बड़ी लास्ट टॉपिक है, खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्या है और यह इसकी विधियाँ क्या हैं, तो इसके बारे में पूछना था 5 नंबर में, आप इसको लिख सकते हो, तो कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 1, खनिज समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं और भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में बहुत अधिक लंबा समय लगता है। नंबर 2, आवश्यकता के समय जब इनकी जरूरत है तुरंत इनको रीफिल या पुनर्भरण नहीं किया जा सकता और या तुरंत इन्हें नहीं बनाया जा सकता। नंबर 3, इसलिए जो सतत पोषण विकास यानी कि भविष्य के ध्यान को देखते हुए आर्थिक विकास और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्ति हेतु खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी भविष्य में खत्म हो जाएंगे और फिर बाद में ये नहीं मिलेंगे, फिर परेशानी हो जाएगी। अब है संरक्षण की विधियाँ। विधियाँ क्या हैं? नंबर 1, इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत या असमाप्य ऊर्जा स्रोतों को आप प्रयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, धातु खनिजों में जो छाजन है, वेस्ट मटेरियल है, जो उसका बच गया है वेस्ट मटेरियल या छाजन जो बोलते हैं, छाजन का उपयोग तथा धातुओं के पुनर्चक्रण, रिसाइकिल और रीयूज पर भी बल देना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है इसका पॉइंट, अत्यल्प यानी कि बेहद कम, यानी खत्म होने के कगार पर या रेयर का प्रयोग हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए। जो धीरे खत्म हो जा रहे हैं उनका प्रयोग तुरंत कर दे, खत्म हो ही जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट है सामरिक, वह बेहद कम खनिजों का निर्यात भी कम करना चाहिए। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बेस्ट ये है यानी सबसे उचित तरीका यह है कि खनिजों का जो भी है इस समय उनको सूझबूझ और कम खर्च यानी कि जरूरत पड़ने पर ही खर्च यानी कि मितव्ययिता से करना चाहिए। इसका नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है,
वर्तमान आर्थिक भंडारों को लंबे समय तक इनका प्रयोग हो सके, इनका उपयोग हो सके, यूज हो सके, इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। तो इसमें ज़्यादा है नहीं, इसमें मैप के लिए आप मीडिया के मैप ले लेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई रह गया है तो उसको आप जो है बुक से कर लेंगे। तो फिर लास्ट में यही कदम सरी गारंटी जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।